मध्य प्रदेश ये और राजस्थान, ये दोनों में भी कॉटन बेल्ट भी है, कॉटन कपास उत्पादक किसान भी है। अब यहाँ किसान एक मेजर फैक्टर है। अब एग्रीकल्चर फार्मर के लिए ये इन स्टेटों की जो भी पॉलिसी है, क्या किसान संतुष्ट है? अभी तक तो ये 2 स्टेटों में कोई किसान आंदोलन बड़ा नजर नहीं आया है, ये एक असलियत है। पिछले 5 साल में ये दोनों स्टेट के गवर्नमेंट ने लगभग किसानों को मैनेज ही किया है, उनको हैंडल किया है। और इसलिए जैसे उत्तर भारत में जब किसान आंदोलन चला, तो क्या इन बेल्टों में चला तो थोड़े बहुत जाट बाहुल जो किसान है राजस्थान का खास करके, वो थोड़ा बहुत प्रभावित था। लेकिन जिस तरह के उसका प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला था या पंजाब में देखने को मिला था, उस तरह का प्रभाव तो यहाँ नजर नहीं आया। 5 स्टेट में चुनाव है, जाहिर है कि लोकल मुद्दे तो अलग-अलग होंगे हर स्टेट्स में। आप चूँकि भारत भर घूमते हैं, तो आपके हिसाब से इन राज्यों के लोकल इश्यूज़ क्या होंगे? और क्या ये नेशनल एजेंडा पर भी चुनाव लड़ा जाए? इसलिए मध्य प्रदेश में मामा जिनको कहा जाता है, जी। चौहान, शिवराज, इनकी एक तो कसौटी है और राजस्थान में अशोक गहलोत, जिनकी काफ़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनकी भी एक बड़ी पकड़ मानी जाती है और इसलिए इन 2 स्टेटों का एक बहुत बड़ा खेल इस चुनाव में देखने को मिलेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कुछ ही दिनों बाद 24 में लोकसभा चुनाव होगा। यह एपिसोड चुनाव विशेष है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब मौजूद हैं इस एपिसोड में। पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई राज्यों में सक्रिय हैं और लगातार कार्यक्रम में जाते रहते हैं। इनसे पूरे 5 राज्य की विधानसभा की पॉलिटिक्स और विशेष रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना में काफी सक्रिय रहे हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले खुद हैं, इसलिए समझिए कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच में महाराष्ट्र है। तो क्या चल रहा है चुनाव में, क्या मुद्दे होंगे, क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ-कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और इसका आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? अभी थोड़ी बहुत खटक-पिटक अभी देखने को मिल रही है, हालाँकि बीएसपी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। पूरी प्रोसेस जो राजनीतिक प्रोसेस है महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा है, वो कानूनी रूप से भी समझने की कोशिश करें कि विधायक की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तमाम पहलुओं पे चर्चा इस एपिसोड में। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम प्रोफेसर। जी सर, नाउ फ्लोर इज योर्स। जी, आपने सही फरमाया कि 5 राज्यों के चुनाव ये लोकसभा 2024 के पहले राजनीतिक कवायद के रूप में देखना चाहिए। हुँ, मैंने कवायद इसलिए कहा कि 5 राज्यों में मिज़ोरम तो एक नॉर्थ ईस्ट का छोटा राज्य है, वहाँ एक ही लोकसभा की सीट है और नॉर्थ ईस्ट को वैसे भी पार्लियामेंट के फॉर्मुलेशन में अभी तक हम ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते आ रहे क्योंकि कुल मिला के 5-6 सीटें हैं हुँ, हुँ। और 543 में 5-6 सीटों का ज़्यादा कोई अभी तक इतना औचित्य नहीं समझ में आया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा लोकसभा कंपोजिशन में एक नेग्लिजेंट फैक्टर ही आज तक रहा है। लेकिन इसमें 2 बड़े स्टेट हैं, एक है मध्य प्रदेश और एक है राजस्थान और ये 2 स्टेट का एक अलग इम्पोर्टेंस भी है। वो इम्पोर्टेंस इसलिए कि एक कांग्रेस के रूल में है और एक बीजेपी के रूल में है। दोनों सीएम जो है वहाँ के बड़े धाकड़ पॉलिटिशियन माने जाते हैं, जिनकी डीप रूटेड जड़ें उनके स्टेट पॉलिटिक्स में मानी जाती है और इसलिए मध्य प्रदेश में मामा जिनको कहा जाता है, जी, चौहान, शिवराज, इनकी एक तो कसौटी है और
राजस्थान में अशोक गहलोत, जिनकी काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनकी भी एक बड़ी पकड़ मानी जाती है और इसलिए इन दो स्टेटों का एक बहुत बड़ा खेल इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये पुराने दिग्गज है कांग्रेस पार्टी के। पुराने दिग्गज होने के बावजूद भी और पिछली बार अच्छी खासी मेजॉरिटी की सरकार बनने के बावजूद भी वो गढ़ को नहीं बचा पाए। बीजेपी उसको खींच के ले गई। इसलिए यहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनकी भी कसौटी लगेगी। इसलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत मायने रखते हैं। छत्तीसगढ़ फिर एक कांग्रेस का स्टेट है, जहाँ काफी बड़ी सफलता पिछली बार भूपेश बघेल इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिली और लगता है कि अभी भी उनका जो शिकंजा है वो बना रहेगा, इस तरह का माहौल है। लेकिन कुल मिला के ये नॉर्थ तो नहीं माने जाते, लेकिन नॉर्थ के नजदीक वाले जो स्टेट है, छत्तीस, मध्य प्रदेश, राजस्थान को तो नॉर्थ में ही माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र बॉर्डर से मध्य प्रदेश लगा है, छत्तीसगढ़ लगा है। ये दोनों तीनों स्टेट में अगर केसीआर के मतलब तेलंगाना के 10 एमएलए छोड़ दे, एमपी छोड़ दे, तो लगभग 66 लोकसभा सीटों का दाव इन 4 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम। और इसमें तेलंगाना के अगर 10 जोड़ दे, 10 पार्लियामेंट्री सीट्स, तो ये 76 सीटों का खेल ये 5 राज्यों में होने वाला है। अब ऐसे हालत में एक लिटमस टेस्ट जिसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की टेस्टिंग होगी, राजस्थान में कांग्रेस की टेस्टिंग होगी। अब ये टेस्टिंग के साथ-साथ दोनों दूसरी तरह की जो टेस्टिंग होगी, वो एक है इंडिया की टेस्टिंग और एक है एनडीए की टेस्टिंग। एनडीए का रुतबा कितना चल पाता है या बड़ा एक कॉम्बिनेशन बना पाता है, या इंडिया का जो कुनबा है वो क्या बड़ा फैक्टर बन सकता है या उभर कर आ सकता है। फिलहाल कुछ कांग्रेस नेताओं ने ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया का फैक्टर जो है वो लोकसभा के लिए है, असेंबली के लिए नहीं है। इस तरह का भी आवाज सुनाई पड़ रही है और इसी के कारण इंडिया में कुछ अंदरूनी छिटपुटी घटनाएं सामने आ रही है, जिसके कारण इंडिया का इस 5 राज्यों के चुनाव में कैलकुलेशन करना थोड़ा अभी तो आज तक के दिन में तो समझ के बाहर आता है। तो ये फैक्टर है। रहा तेलंगाना में, तो तेलंगाना में केसीआर पिछली बार इतनी भारी मतों से जीते, सीटें जीते कि लगभग बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और छोटी-मोटी अन्य अपोजिशन पार्टियां, इनको सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि 95 सीटें लगभग जीते थे, क्योंकि केसीआर का बड़ा दबदबा यहाँ बना है। छोटा राज्य है, तेलंगाना निर्मित के बाद पकड़ जो बनी है केसीआर की, तो वो पकड़ अभी भी मजबूत रूप से वो अभी भी नजर आती है। लेकिन फिलहाल केसीआर भी बीच में अन्य राज्यों में हाथ पैर मार रहे थे, खास करके महाराष्ट्र में। हाँ, अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अभी उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले फेज में उन्होंने महाराष्ट्र के दौरे किए, उसके बाद महाराष्ट्र के जो भी उनके साथ जुड़ा, पार्टी के साथ जुड़ा, या जो इन्होंने पदाधिकारी नियुक्त किए कोऑर्डिनेशन टीम के रूप में, वो लगभग अब हाशिए पर नजर आते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि केसीआर का पूरा फोकस तो अभी तेलंगाना में लगा हुआ है। अब तेलंगाना के पॉलिटिक्स में केसीआर
MIM, ये हमेशा साथ रहते हैं, ये चुनाव में साथ में ही रहते हैं। कांग्रेस का एक विपक्ष का रोल है, अब बीजेपी वहां पक्ष में रोल है, लेकिन बीजेपी भी पिछले चुनाव में वहां सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, इसलिए बीजेपी कोई बड़ा भारी डेंट करेगी ऐसा अभी भी नहीं लगता है। लेकिन बीजेपी ये कोशिश में होगी कि बड़ा भारी डेंट केसीआर के इलाके में करे और केसीआर को फिर मजबूर करके एनडीए के साथ जोड़ने में लगे। इस तरह की कोशिश हो सकती है तेलंगाना में। लेकिन जैसे फिर मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल बेल्ट है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। मध्य प्रदेश एक बड़ा ट्राइबल बेल्ट है। इन ट्राइबल बेल्ट में 2-3 छोटी-मोटी ट्राइबल पार्टियां हैं। एक भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसको बीटीपी कहते हैं, काफी उसमें फिलहाल फ्रैक्शन हो चुके हैं। लेकिन ये बीटीपी क्या कितना रोल अदा कर पाएगी, कितने वोट लेती है, कितना सीट लेती है। फिर एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बॉर्डर, महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके में ये फंक्शनिंग करती है। हमेशा 1-2 एमएलए इसके रहते हैं, लेकिन ये कितना वोट परसेंटेज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी लेती है या फिर इसके अलायंस में होती है, तो उसका पलड़ा ये जरूर भारी करने में सफल हो सकती है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी छोटी पार्टी है, लेकिन एक ट्राइबल आइडेंटिटी की पार्टी है। बीटीपी जैसे ये भी एक छोटी पार्टी है, लेकिन ट्राइबल आइडेंटिटी की पार्टी है। अभी एक मुझे लगता है अरविंद नेताम जी ने भी एक ट्राइबल पार्टी बनाई है, जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, फिर बसपा में रहे। तो अरविंद नेताम जी ने भी एक ट्राइबल पार्टी बनाई है। तो देखते हैं ये ट्राइबल पार्टियों का भी क्या रोल हो सकता है। इसके साथ भी ढलान पर चल रही है आजकल, जिसका डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट रेट है, वो है बीएसपी। क्योंकि बीएसपी का एक वजूद रहा है 4 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्यों में दबदबा रहा है। तेलंगाना में भी कभी 2, मेरे समय में 2 एमएलए रहे हैं। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बीएसपी की एक अच्छी पैठ बनी थी, 3, 3.5, 4% वोट पड़ते थे। राजस्थान में पिछली बार 6 एमएलए आए थे, छत्तीसगढ़ में 2 थे। अब राजस्थान वाले तो फिर कांग्रेस में विलीन हो गए, लेकिन 4% के नजदीक बसपा की वोट राजस्थान में रही है। तो वो 4% भी एक बड़ा भारी रोल कर सकते हैं। हालांकि अभी 4% नहीं रहेंगे, उसमें भी गिरावट आएगी। जो नेशनल लेवल की बीएसपी की गिरावट है, वो गिरावट आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। इसके साथ समाजवादी पार्टी, ऐसे जो अखिलेश यादव जी की, ये छोटे मोटे दल भी इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सक्रिय होंगे। और राजस्थान में तो ज्यादा नजर नहीं आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आएंगे। बीएसपी मैंने पहले ही कहा कि पहले जैसे इतना भारी चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती जी पहले चुनाव के पहले भी रैलियां करती थी, लेकिन अब वो लगभग बंद है। चुनाव के समय में ही जाकर वो रैलियां या मीटिंगें करते हैं। अभी तो इंडोर भी मीटिंग शुरू हो गई है उनकी। और इसलिए ये 4 राज्यों का बड़ा जो एक क्राइटेरिया उभरेगा, वो रहेगा फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस क्या अपनी गढ़ बचाती है, वो है राजस्थान और छत्तीसगढ़। बीजेपी अपना गढ़ बचाती है मध्य प्रदेश। केसीआर अपना गढ़ बचाते हैं क्या, तेलंगाना। और मिजोरम, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, जो 40 असेंबली सीटों का छोटा सा स्टेट है, वहां मिजो नेशनल फ्रंट है। लेकिन जो मिजो नेशनल फ्रंट उसने पिछली बार 26 सीटें जीती थी, वो अपनी सरकार चलाता है। बीजेपी की एक ही सीट है वहां। लेकिन ये मिजो नेशनल फ्रंट ये एनडीए का हिस्सा है। तो एनडीए के हिसाब से मध्य प्रदेश और मिजोरम 2 स्टेट माने जाएंगे। इंडिया के हिसाब से 2 स्टेट माने जाएंगे, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। और केसीआर या बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति के रूप में अपना अलग एग्जिस्टेंस टिकाए रखने की कवायद केसीआर क्या सफल रूप से करते हैं या उनमें बीजेपी डेंट करती है, ये देखने के लिए
ये पॉलिटिक्स का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। सर 5 स्टेट में चुनाव है, जाहिर है कि लोकल मुद्दे तो अलग-अलग होंगे हर स्टेट्स में। आप चूँकि भारत भर घूमते हैं, तो आपके हिसाब से इन राज्यों के लोकल इश्यूज़ क्या होंगे? और क्या ये नेशनल एजेंडा पर भी चुनाव लड़ा जाए? एक तो नेशनल मुद्दे इसमें उभर कर आएंगे जो एंटी बीजेपी फैक्टर के रूप में काम करेंगे। राइट। वो रहेगा एक तो महंगाई का। हुँ, वो मुद्दा एंटी बीजेपी काम करेगा। ये जो भी सरकार में उनके खिलाफ काम करेगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो सेंटर की तरफ से आते हैं और कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो स्टेट की तरफ से आते हैं। अगर स्टेट ने मान लो स्टेट वैट होता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, अगर वो स्टेट ने कम नहीं किया है या स्टेट ने कम किया है और सेंटर ने नहीं किया है, तो सेंटर के खिलाफ जाएगा, स्टेट के फेवर में जाएगा। और सेंटर ने अगर वेव किया है या कम किया है और स्टेट ने नहीं किया है, तो वो स्टेट के खिलाफ जा सकता है। तो ये टैक्स पॉलिसी जो टैक्स रेजिम जिसको हम कहते हैं, ये टैक्स पॉलिसी सेंटर और स्टेट की क्या आम आदमी के जेब को ज़्यादा काटने में मदद करती है कि उसका जेब बचाने में मदद करती है? ये एक बड़ा भारी फैक्टर उभर कर आएगा। दूसरा फैक्टर तो बेरोज़गारी का आएगा ही। मैं खुद इन स्टेटों में कई बार गया भी हूँ और देखते हूँ, जैसे केसीआर, ये जो तेलंगाना स्टेट है, काफ़ी फ्रीबीज़ है, पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ है, अच्छी बात है। कल्याणकारी स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में होना भी चाहिए। लेकिन बेरोज़गारी ज़्यादा है, रोज़गार कम नज़र आता है। वही आपके तीनों स्टेट भी ले लें, छत्तीसगढ़ भी ले लें, मध्य प्रदेश भी ले लें, राजस्थान भी ले लें। तो रोज़गारी के मामले में इन तीनों स्टेटों को भी थोड़ा बहुत तो तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़गार, ग्रामीण रोज़गार खासकर देने वाले जैसे मनरेगा जैसे मुद्दे थे, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये स्कीम को भी ये स्टेट एक्सपांड नहीं कर पाए या उसके माध्यम से बड़ा भारी जो प्रभाव होता है, रोज़गार का एक दायरा होता है ग्रामीण इलाकों में, वो क्या ये पहुँचा रहे हैं? ये एक टेस्ट होगी। तीसरा एक मुद्दा जो है वो महिलाओं का मुद्दा होगा। हम हुँ, महिलाओं को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आजकल क्या हुआ है, ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं। हुँ, ये हुँ, हुँ, स्मॉल सेविंग, सेल्फ हेल्प, एक ये पंचायत के राज में ये एक नया ऑर्गेनाइज़ फैक्टर है, हमें वो दिखता नहीं है। शहरों में बैठे हुए लोगों को ग्रामीण महिलाओं का ऑर्गेनाइज़ रूप हमेशा कम दिखता है और हुँ, इसलिए हम हुँ, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ बीजेपी इनडायरेक्टली काम करते हैं, चाहे वो सब्सिडी के मुद्दे हो, चाहे वो जो महिलाओं को पेंशन देने का होता है, या वो विधवा महिलाओं को खाते में पैसे देते हैं। यहाँ बीजेपी फैक्टर ज़्यादा काम करता है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ट्राइबल पॉपुलेशन होने के कारण ट्राइबल महिलाओं का एक बड़ा रूप आपको वोटर के रूप में देखने को मिलता है। और ये जो आदिवासी महिलाएँ हैं, वो ज़्यादातर उनका झुकाव ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी की तरफ होता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। और मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके में पहले बीएसपी में भी कांशीराम जी के ज़माने में एक बड़ा डेंट किया था। ये या छत्तीसगढ़ का रायपुर इलाका हो या मध्य प्रदेश का ग्वालियर वगैरह, ये जो बेल्ट है, उसका काफ़ी बड़ा डेंट किया था। एक तो यूपी से सटा हुआ बेल्ट और एक तो महाराष्ट्र से स सटा हुआ ये ट्राइबल बेल्ट, उसमें बीएसपी का भी एक काफ़ी बड़ा वजूद था। लेकिन ये दोनों कम होने के कारण अब इसमें घुसपैठ हो गई है दोनों की, कांग्रेस की भी हुई है, बीजेपी की हुई है। अब हुँ, बीजेपी एक बड़ा पावरफुल फैक्टर मध्य प्रदेश में आज भी है और लेकिन उसकी ये जब देखते हैं तो ये एक ट्राइबल वुमेन का एक बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। किसान फैक्टर तो हमेशा होता है, किसी भी स्टेट में। इसलिए केसीआर देखो, केसीआर ये खुद को प्रो किसान गवर्नमेंट ही कहलाता है। हुँ, इसने महाराष्ट्र में जो कैंपेन लॉन्च किया कि अगली सरकार किसान की सरकार, इस नारे के साथ की थी, क्योंकि इसकी जो किसान स्कीम्स है या जो पॉलिसीज़ है,
वो काफी बेनिफिशियल मानी जाती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी है जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पे या स्टेट पॉलिसी लेवल पे जब डिबेट होते हैं तो भाई किसान को एक एकड़ के पीछे 10 लाख मिल रहा है तो अपन खेती कौन करेगा, खेती नहीं करेंगे तो उपजाऊ कैसे जमीन रहेगी, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टेट का कैसे बढ़ेगा। ये सारे मुद्दे तेलंगाना जैसे स्टेट में ऊपरी लेवल के ऊपर तो डिस्कस होने लगे हैं। लेकिन रही बात ये मध्य प्रदेश ये और राजस्थान, ये दोनों में भी कॉटन बेल्ट भी है, कॉटन कपास उत्पादक किसान भी है। अब यहाँ किसान एक मेजर फैक्टर है। अब एग्रीकल्चर फार्मर के लिए ये इन स्टेटों की जो भी पॉलिसी है, क्या किसान संतुष्ट है? अभी तक तो ये 2 स्टेटों में कोई किसान आंदोलन बड़ा नजर नहीं आया है, ये एक असलियत है। पिछले 5 साल में ये दोनों स्टेट के गवर्नमेंट ने लगभग किसानों को मैनेज ही किया है, उनको हैंडल किया है और इसलिए जैसे उत्तर भारत में जब किसान आंदोलन चला, तो क्या इन बेल्टों में चला तो थोड़े बहुत जाट बाहुल जो किसान है राजस्थान का खास करके, वो थोड़ा बहुत प्रभावित था। लेकिन जिस तरह के उसका प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला था या पंजाब में देखने को मिला था, उस तरह का प्रभाव तो यहाँ नजर नहीं आया, क्योंकि उस मामले में अशोक गहलोत एक बेस्ट मैनेजर के रूप में उभरे हैं एंड ही नो हाउ टू हैंडल द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान और इसीलिए वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये किसानों का मुद्दा तो उभरेगा। फिर ओवरऑल ट्राइबल वेलफेयर, ये 2 मुद्दे, ट्राइबल वेलफेयर का मुद्दा हावी होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये राजस्थान में भी आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि राजस्थान में भी ट्राइबल बेल्ट है, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो ट्राइबल एक वेलफेयर पॉलिसी या फिर ट्राइबल फंडिंग का यूटिलाइजेशन, इस तरह के मुद्दे ये ट्राइबल बेल्ट में भी उभर सकते हैं। तेलंगाना में ट्राइबल का कोई इतना वजूद नहीं है, जबकि है पॉपुलेशन है, लेकिन 1% से ज्यादा नहीं है। मिजोरम में तो ये मुद्दे कोई आते नहीं, लेकिन महंगाई का मुद्दा मिजोरम में जरूर आएगा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जरूर आएगा और सेंटर से कितनी फंडिंग मिजोरम को हुई है वो भी एक प्राइमरी लेवल का मुद्दा उभरेगा। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इवन तेलंगाना में भी ये संविधान और लोकतंत्र क्या सुरक्षित रहेगा, ये एक मुद्दा सामने लेकर आ सकती है और वो लाना भी पड़ेगा, क्योंकि समय की मांग है, समय की जरूरत है। क्योंकि जब खतरे महसूस हो रही है तो उन खतरों को स्वीकार करना, उसको फेस करना एक राजनीति का हिस्सा होता है। और मुझे लगता है कि इसलिए लोकतंत्र और संविधान ये भी एक मेजर फैक्टर होगा। ऐसे भी एक नए फैक्टर के रूप में अब इस चुनाव में बड़े मुद्दे उभर सकते हैं। आप कहीं चुनाव लड़वा रहे हैं? यस, ये तो हाँ। आखिरी मुद्दा मैं बताने वाला था। लेकिन उसके वैसे बीआरएसपी न 5 राज्यों में से तेलंगाना में एंटर हुई है। अच्छा, और तेलंगाना तेलंगाना वहाँ में पहले भी एक्टिव रहे हैं काफी। तेलंगाना में एक मैं खुद कोऑर्डिनेटर रहा हूँ वहाँ का बसपा का, और उसी समय में 2 एमएलए भी आए थे 2014 के असेंबली चुनाव में। उसके बाद में कोई बसपा का एमएलए नहीं रहा, तो मेरे भी अच्छे कॉन्टैक्ट है वहाँ और इसलिए लगभग 25-30 सीटों पर तेलंगाना में बीआरएसपी एंटर करेगी। वहाँ बीएसपी भी होगी, क्योंकि वो शुरू से है ही। लेकिन मुझे लगता है बीएसपी और बीआरएसपी छोड़ दे तो वहाँ कोई तीसरी दलित पार्टी ऐसी कोई नहीं, छोटे-मोटे तो है, सीपीआई है, सीपीएम है, फिर एक लोकल लेवल के 2-4 आइडेंटिफाइड पार्टी है। छत्तीसगढ़ में मुझे कई लोगों ने निमंत्रित किया था पार्टी को, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना मैंने कोई उसी तरह से सोच बनाई है ना डेंट की है, इसलिए छत्तीसगढ़ को मैंने मना किया। लेकिन तेलंगाना में एक एंट्री के रूप में हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो इंटरनल राइवलरी जो है वो फैक्टर को भी हमने इन सारे स्टेटों को देखना होगा, खास करके राजस्थान। राजस्थान में देखो, राजस्थान में
जैसे गहलोत जी तो है, लेकिन सचिन पायलट क्या गोल खिलाता है। मध्य प्रदेश में चौहान जी तो है, लेकिन सिंधिया क्या गोल खिलाते हैं, उनके लोग क्या करिश्मे करते हैं। तो इंटरनल राइवलरी फैक्टर भी बहुत बड़ा मायने रखता है, और ये दो फैक्टर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में उभरेगी। और मैंने फिर कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये पुराने बुजुर्ग जो है, ओल्ड फोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी के, वो कितना करिश्मादायक बनते हैं। क्या उनके लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप होता है, आखिरी वर्ल्ड कप या आखिरी असेंबली का वर्ल्ड कप हो सकता है, ये भी सामने आ सकता है। तो कुल मिला के 76 लोकसभा के सीटों पर होने वाले 5 राज्यों के चुनाव 2024 की दिशा और दशा तय करने में मदद कर सकते हैं। उसके लिए एक पॉलिटिकल इंडिकेटर के रूप में इन चुनावों को हमें देखना होगा। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातें आपने कही और धीरे-धीरे एक राज्यवार भी आपसे चर्चा करेंगे और साथ में तेलंगाना में आपकी पार्टी के कौन उम्मीदवार कहाँ हैं, क्या एजेंडा है, इस जी। पर भी सेपरेट एपिसोड में चर्चा करेंगे। 20, दोस्तों 27 और 28 मेरी पहली मीटिंग है पार्टी के लोगों के अच्छा, साथ, तो एक मीटिंग उम्मीदवार हो फाइनलाइजेशन जाए के लिए। एक हाँ, मीटिंग हो फिर जाए बता। उसके बाद उस पे चर्चा करेंगे। जी, जी, दोस्तों, जी। एडवोकेट सुरेश माने साहब हैं, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही तटस्थ और निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। हालाँकि एक पार्टी के अध्यक्ष खुद भी हैं, जो तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है, लेकिन एज़ ए इंटेलेक्चुअल भी जहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं कि राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या हैं और लोकल कंडीशंस क्या-क्या हैं। स्टेट वाइज़ राज्यवार भी हम लोग चर्चा करेंगे और तेलंगाना भी लिए चलेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक चलो। यू।